हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यूनिट 3। तो पहला टॉपिक है हमारा डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मतलब डेटाबेस डिजाइन डिजाइन से ही हमें समझ आ रहा है किसी चीज को एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। अगर हम किसी भी रिगार्ड्स में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, नॉर्मल वे में भी अगर डिजाइन की बात करते हैं, तो डिजाइन का मतलब किसी चीज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, किसी चीज को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में शो करना। तो वही हमारा डेटाबेस डिजाइन सिस्टम है। तो डेटाबेस डिजाइन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू स्ट्रक्चर फॉर्मेट दैट इंश्योर कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी। तो एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहे और उस फॉर्मेट में उसमें कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बनी रहे। तो ये क्या-क्या चीज़ें डिफाइन करता है? अब कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और जो हमारी एफिशिएंसी है, ये कैसे बनी रहेंगी? जब हमारी उस डेटा में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो। पहली चीज़ हमारी है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? जो भी हमारा डेटा है, उसमें वो किस तरीके से प्रेज़ेंट है, मतलब उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने टेबल्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, आपस में उनमें क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज़ योर कंस्ट्रेंट। कौन-कौन से रूल्स हैं जो कि इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट इज़ योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? जो भी अभी हमारा स्कीमा है और कांस्टेंट है, या फिर जो भी हमारी टेबल्स हैं स्कीमास की, अगर एक से ज्यादा टेबल है तो वो दोनों टेबल्स आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। यूनिट 1 में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कीज। तो सिमिलर वे में कौन सी की हेल्प से कौन सी टेबल हमारी कनेक्ट है? यूजुअली हम फॉरेन की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस डिजाइन सिस्टम क्या है? हमारा एक तरीका है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। और उसे करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो 3 चीज़ें हमारी हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब उसका स्ट्रक्चर, कंस्ट्रेंट का मतलब रूल और रिलेशनशिप मतलब क्या उनके बीच में एक रिलेशन है, वो कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ योर फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट एक्सिस्ट बिटवीन 2 एट्रिब्यूट्स। मतलब कौन-सा रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप एक्सिस्ट कर रहा है 2 एट्रिब्यूट्स के बीच में। मतलब टिपिकली बिटवीन प्राइमरी एंड नॉन प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी और नॉन प्राइमरी की के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली रिलेशनशिप बताना हमारे ऊपर भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर जो रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट था वही सेम हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी में कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये है क्या? हमारा एक रूल है जो कि बताता है कैसे एक कॉलम हमारे दूसरे कॉलम से रिलेटेड है, कैसे हमारा एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड है, कौन कौन सी कीज की हेल्प से वो आपस में रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा x इज डिपेंडेंट ऑन y, मतलब इन दोनों में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सो x इज नोन एज योर डिटर्मिनेंट और y इज नोन एज योर डिपेंडेंट। मतलब ये डिसाइड करेगा दूसरे कॉलम को। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 टेबल्स हैं, तो टेबल 1 में एक ऐसा कॉलम होगा जो कि टेबल 2 में भी प्रेजेंट है, ताकि हमें पता चले ये आपस में किस तरीके से लिंक है। डिपेंडेंट क्या है? किस चीज के ऊपर वो डिपेंड है। सो नोट, अगर functional dependency of x is equals to functional dependency of x, तो functional dependency of y will be equals to functional dependency of y and vice versa not necessary. सो नाउ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को। हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नाम। हमने टेबल लिया एम्प्लॉय के नाम से। तो एम्प्लॉय की कुछ आईडी है और एम्प्लॉय का कुछ नेम है। तो आईडी जो है उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, इन दोनों का कुछ रिलेशन है। सो आईडी इज डिपेंडेंट ऑन नेम और नेम इज डिपेंडेंट ऑन आईडी। सो वी कैन से दैट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन आईडी। तो मतलब अगर हमें जो हमारा ये नाम है वो फंक्शनली डिपेंड करता है आईडी पर, और आईडी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द नेम, वरना तो फिर आईडी हमारी यूनिकली नेम को आइडेंटिफाई कर सकती है। मतलब नेम जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंट है हमारा आईडी पे, और अगर हम किसी की आईडी दे तो हमें नेम पता चल सकता है। तो मतलब एक ये यूनिक आइडेंटिफायर है हमारी टेबल में। सो दिस इज नोन एज योर फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक बड़े एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयज की आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, सैलरी है। तो हमने यहाँ कुछ रिलेशंस लिखे कि भाई एम्प्लॉय का जो नेम है उसमें वो फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय की आईडी पे। एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है नेम के ऊपर।
एम्प्लॉय की जो लोकेशन है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है नेम के ऊपर। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नेम के ऊपर क्यों डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एक नाम के दो जने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक टेबल था और यहाँ पर एक नाम के दो जने थे, रीना एंड रीना, और दोनों का डिपार्टमेंट अलग है। तो फॉर दिस यहाँ पर तो नेम में कंफ्यूजन होगी कि कौन सा किसका डिपार्टमेंट है। तो फॉर दिस वी नीड अ यूनिक आइडेंटिफायर जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी है। आप लोग बोलोगे कि भाई इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों नहीं है? इसी वजह से फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। डिपार्टमेंट हमारा एम्प्लॉय नेम पर इसीलिए फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि नेम हमारे सिमिलर एट्रीब्यूट्स भी हैं, यहाँ पर कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। So we need a unique identifier. So now location is dependent on employee name. Obviously location हमारी employee के नाम पर depend होगी कि कौन सा जो भी हमारा employee है उसकी location क्या है। नेक्स्ट इज योर क्या हमारी लोकेशन, हाँ हमारी लोकेशन नेम और डिपार्टमेंट दोनों के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकती है। यहाँ पर हम कितना भी एलिमेंट्स का सेट ले सकते हैं इन योर फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे को इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है फंक्शनल डिपेंडेंस की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि ये डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखती है। कैसे ऑर्गेनाइज करती है? रिलेशनशिप फाइंड करती है कॉलम्स के बीच में, रिडंडेंसी रिमूव करती है, अननेसेसरी रिपीटेड डेटा को प्रिवेंट करती है और एरर्स को प्रिवेंट करती है, जिससे कि इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट डेटा हमारा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। सो नाउ व्हाट आर द फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसीज के टाइप क्या क्या है? तो पहला टाइप हमारे पास आता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? अगर डिपेंडेंट कॉलम जो है वो ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है डिटर्मिनेंट पार्ट में। अभी पीछे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट पार्ट मतलब एक्स, इफ एक्स टेंड्स टू वाई, तो एक्स क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट। और वाई क्या है हमारा? वाई इज डिपेंडेंट। तो अभी हमने पीछे देखा था कि फंक्शन दिस इज नोन एज योर फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब y हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है x पर, तो दिस पोर्शन इज नोन एज योर डिटर्मिनेंट। तो यही ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है कि अगर इफ डिपेंडेंट कॉलम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर डिटर्मिनेंट, मतलब y हमारा ऑलरेडी इस वाले पोर्शन में है, डिटर्मिनेंट में है, देन इट इज योर ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो दिस इज द टेबल। स्टूडेंट आईडी है, नेम है हमारे पास स्टूडेंट आईडी 1 2, अंश नाम और ब्रेवो नाम हमने दे दिया इनमें। तो इफ वी हैव फंक्शन, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम और यहाँ पर नेम हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है इन दोनों चीजों पर, सो दिस इज ट्रिवियल बिकॉज ये जो पोर्शन है वो हमारा इस सेट में आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट वाले सेट में आ रहा है। तो मतलब अगर y वाला पार्ट, अगर हमारा डिपेंडेंट पार्ट ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में आ रहा है, सो दिस इज नोन एज योर ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। Next is your non-trivial functional dependency. So it is just अपोजिट ऑफ इट। अब ट्रिवियल में क्या था कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, जो हमारा डिटर्मिनेंट डिपेंडेंट वाला पोर्शन है, वो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में आ रहा है, लेकिन दूसरा पोर्शन नाम नॉन ट्रिवियल है। नाम से ही पता चल रहा है नॉन ट्रिवियल मतलब जस्ट अपोजिट होगा। सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, मतलब जो भी हमारा डिपेंडेंट पार्ट है वो हमारा डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में नहीं आएगा। अगर ऐसा केस हमारे पास बनता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिटर्मिनेंट पार्ट डिपेंडेंट पार्ट था कोर्स और नेम, एंड डिटर्मिनेंट पार्ट था हमारे पास आईडी और नेम, बट हेयर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। यहाँ पर डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में नेम आ रहा है, लेकिन नॉन ट्रिवियल हमारा डिफाइन करता है कि जो भी हमारी डिपेंडेंट वाले पोर्शन में चीजें हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी हमारी कीज हैं, वो डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज नॉट अ नॉन ट्रिवियल फंक्शन, दिस इज अ ट्रिवियल फंक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शन। नेक्स्ट इज योर मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? जब एक ही एट्रीब्यूट हमारा एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करे, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज के ऊपर फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड बिल्कुल भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 1 है, उसकी हॉबी इज डांसिंग बट उसकी स्किल इज पाइथन, सो दीज आर नॉट इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। हॉबीज और स्किल आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? व्हेन वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ अनदर एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट इज योर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? वन कॉलम डिपेंड्स ऑन द अनदर थ्रू अ थर्ड कॉलम। मतलब हमारे पास एक टेबल थी यहाँ पर, अगर आईडी हमारी, अगर हॉबी हमारी डिपेंडेंट है आईडी के ऊपर
और नेम हमारा डिपेंडेंट है हॉबी के ऊपर, तो नेम ऑटोमेटिकली आईडी के ऊपर डिपेंडेंट होगा. सो इफ ए इज डिपेंडेंट ऑन सी, बी and B is dependent on C, then A will be automatically dependent on C. This is your transitive ID, transitive functional dependency. तो transitive functional dependency का यही मतलब है. Next is your partial functional dependency. Partial functional dependency क्या होता है? When a non-key attribute depends on the part of a composite key. मतलब अगर कोई हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि कंपोजिट की का पार्ट है, लेकिन सारा एलिमेंट्स हमारे उसमें नहीं आ रहे हैं, दैट इज नोन एज योर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. हमारे पास एक टेबल थी कोर्स आईडी, सेमेस्टर और क्रेडिट्स. तो यहाँ पर हमने 3 कोर्स आईडी, 3 उसके सेमेस्टर्स लिखे, देन उसका आईडी, कोर्स आईडी का क्रेडिट मेंशन करा. सो दिस इज आवर टेबल. तो हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दी हुई है कि यहाँ पर जो कोर्स आईडी है, इस टेबल में कोर्स आईडी और जो सेमेस्टर है, ये दोनों कंपोजिट की हैं. सो नाउ हमने बोला कि जो क्रेडिट है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है हमारा कोर्स आईडी पर. तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहता है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि अगर इन दोनों में जो रिलेशन है, मतलब ये जो हमारा डिटर्मिनेंट वाला पार्ट है, अगर इनमें से एक भी एलिमेंट हमारा कंपोजिट की का पार्ट है, देन इट इज पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंस. नेक्स्ट इज योर फुली फंक्शनल डिपेंडेंस. फुली फंक्शनल डिपेंडेंस क्या होता है? देखो, छोटा सा डिफरेंस है फुली और पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंस में. अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कंपोजिट दो कंपोजिट की थी, लेकिन जब हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात आई तो कंपोजिट की में से सिर्फ एक एलिमेंट हमारा डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में था. लेकिन अगर बात करी जाए फंक्शनल डिपेंडेंसी की, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी तभी होगी जब ये दोनों के एलिमेंट्स जितनी भी हमारी कंपोजिट की हैं, वो सारी की सारी हमारे डिटर्मिनेंट वाले पार्ट का हिस्सा हो, देन इट इज ओनली अ फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? व्हेन अ कॉलम डिपेंड्स ऑन अ होल और एंटायर कंपोजिट की, नॉट अ पार्ट ऑफ इट. मतलब जब एक कॉलम हमारा पूरी कंपोजिट की पर डिपेंड करता है, इस पूरी कंपोजिट की पर जब हमारा कॉलम डिपेंड करेगा, तभी हम उसे बोलेंगे कि वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है, वरना तो नहीं. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक टेबल मेंशन करी गई है. तो इस टेबल में दो हमारे पास कंपोजिट की थी, और ये दोनों के दोनों हमारी डिपेंड हैं क्वांटिटी के ऊपर. सो दिस इज योर फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी. सो नेक्स्ट एक छोटा सा रिकैप है हमारे पास. जितनी भी हम टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज अभी हमने पढ़ी, पहला हमने देखा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. ट्रिवियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी अगर जो भी हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट वाले डिपेंडेंट वाले पार्ट में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं या फिर कॉलम्स हैं, वो हमेशा हमारे डिटर्मिनेंट कॉलम में प्रेजेंट होने चाहिए. सो दिस इज योर ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. नॉन ट्रिवियल इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट. कोई भी एलिमेंट हमारा अगर इधर है, मतलब डिपेंडेंट साइड में है, वो डिटर्मिनेंट साइड में नहीं होना चाहिए. मतलब LHS शुड नॉट बी द सबसेट ऑफ RHS. नेक्स्ट इज योर पार्शियल डिपेंडेंसी. पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब क्या है कि जो कंपोजिट की का पार्ट है, वो एक कम से कम एक पार्ट तो हमारे पास होना चाहिए. फुली पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि सारी कंपोजिट की हमारी डिटर्मिनेंट का पार्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज योर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि when A is dependent to B and B is dependent to C, then A will be automatically dependent to C. Next is your multi-valued functional dependency. Multi-valued functional dependency का मतलब क्या है? जब एक ही attribute हमारी एक से ज्यादा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कॉलम आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे से लिंक नहीं है. नेक्स्ट इज योर आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सिस या फिर इन्फेरेंस रूल ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज. तो इन्फेरेंस रूल्स क्या है? हमारे बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं जो कि कंक्लूड करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ऑन रिलेशनल डेटाबेस. तो पहला रूल हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिविटी रूल. रिफ्लेक्सिविटी रूल क्या कहलाता है हमारा? इफ y इज अ सबसेट ऑफ x, देन x डिटरमाइंस y. मतलब अगर y हमारा सबसेट है x का, तो हमारा जो x है वो डिटरमाइन करेगा y को. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक रोल नंबर और एक कॉलम था, मतलब एक हमारे पास टेबल थी, उस टेबल में रोल नंबर और नेम था, जो कि हमारा जो इन दोनों के में आपस में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है. मतलब रोल नंबर और नेम आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट है नेम के साथ. सो नाउ जो रोल नंबर है उसकी भी रोल नंबर के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए. दिस इज नोन एज योर रिफ्लेक्सिविटी रूल. नेक्स्ट इज योर ऑगमेंटेशन रूल. ऑगमेंटेशन रूल क्या है? इसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं. तो ऑगमेंटेशन रूल क्या कहलाता है हमारा? इफ एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई
और अगर x हमारा y पे डिपेंडेंट है और अगर हम x के साथ किसी भी एलिमेंट को जोड़ दें तो ऑटोमेटिकली y के साथ भी वो एलिमेंट जुड़ जाएगा. सो इफ x डिटरमाइंस y देन xz डिटरमाइंस yz फॉर एनी z. तो मतलब अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है और x के साथ हम किसी भी एलिमेंट को जोड़ देंगे तो y भी उसी एलिमेंट को डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करेगा. सो इफ रोल नंबर इज डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट and if we will add roll number and name, so department and name will also define the thing. अगला हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रूल. ट्रांजिटिव रूल का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव रूल तो अभी हमने पीछे पढ़ा था फंक्शनल डिपेंडेंसी में, जो भी हमारी जो भी हमारे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, इट इज एग्जैक्ट सेम एज दैट कि भाई ए अगर हमारा इफ एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, वाई इज डिपेंडेंट ऑन जेड, तो एक्स हमारा ऑटोमेटिकली जेड पर डिपेंडेंट होगा. नेक्स्ट इज योर डिराइव्ड रूल. अब कुछ डिराइव्ड रूल भी हमारे पास होते हैं. तो पहला डिराइव्ड रूल क्या है हमारे पास? यूनियन. यूनियन मतलब दो चीजों को जोड़ना. यूनियन तो बहुत कॉमन सी टर्म है, उसका साफ साफ मतलब हमें पता है कि दो चीजों को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं. तो मतलब अगर हमारी x और y के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है और x और z के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो मतलब x y को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x z को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम इसे बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कि x इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन y एंड z. सो दिस इज योर यूनियन रूल. मतलब जिन जिन चीजों को वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा है, जिन जिन चीजों के ऊपर, उन दोनों को हम साथ में लिख दें और एक शॉर्टर फॉर्म बना दें उसकी. फॉर एग्जांपल अगर आईडी हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है नेम के ऊपर और क्लास भी हमारा आईडी के ऊपर फंक्शनल डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख सकते हैं. मतलब नेम और क्लास आर फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन आईडी. नेक्स्ट इज योर डिकम्पोजिशन रूल. अब डिकम्पोजिशन रूल इज जस्ट अपोजिट ऑफ यूनियन. मतलब दो चीजें हमारे पास कंबाइंड है, तो मतलब अब जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके लिखा, सिमिलर वे में अगर हमारे को दिया होगा x टेंड्स टू वाई जेड, मतलब अगर वाई जेड हमारा फंक्शन डिपेंडेंस है x का, तो क्या हम इसे बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो यहीं से तो डिराइव होकर आई है यूनियन रूल से. सो डिकम्पोजिशन रूल इज जस्ट अपोजिट ऑफ इस. अगर हमारे पास दिया हुआ है कि वाई जेड फंक्शनल डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि वाई हमारा डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर और जेड हमारा डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर. सो नेक्स्ट इज योर स्यूडो ट्रांजिटिव. स्यूडो ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ x इज डिपेंडेंट ऑन y, अगर x हमारा y के ऊपर डिपेंडेंट है एंड yz इज डिपेंडेंट ऑन w, तो हमारा xz विल बी डिपेंडेंट ऑन y. मतलब देखो यहाँ पर x जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर y को रिप्लेस करके x लिख सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं. सो दिस इज योर स्यूडो ट्रांजिटिविटी. नेक्स्ट इज योर कैनोनिकल कवर एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो कैनोनिकल कवर क्या है? एक बहुत ही सिंपलर वर्जन है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का, जो कि हमारे जितने भी अननेसेसरी चीजें होती हैं उन सबको हटा देता है और फंक्शनल डिपेंडेंसी को बहुत ही आसान बना देता है. सो इट रिमूव्स अननेसेसरी डिपेंडेंसीज एंड मेक्स द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट स्मॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. मतलब जो भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसे छोटा बना देता है बिना उसके किसी मतलब को चेंज करे हुए. मतलब बेसिकली अगर बोले तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का एक छोटा सिंप्लीफाइड और इजियर वर्जन है. सो इट हेल्प्स इन टास्क लाइक, कहाँ कौन कौन से टास्क में ये यूज होता है? नॉर्मलाइजेशन, डिकम्पोजिशन, चेंजिंग डिपेंडेंसी, प्रिजर्वेशन. तो कैनोनिकल कवर निकालते कैसे हैं? तो फॉर एग्जांपल अभी हमें दिया है एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब हमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है कि भाई ए जो है वो बी सी जो है वो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है ए के ऊपर, सी डिपेंडेंट है बी के ऊपर, बी डिपेंडेंट है ए के ऊपर, सी डिपेंडेंट है हमारा ए बी के ऊपर. तो कैनोनिकल कवर निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमें स्प्लिट करना है आरएचएस. मतलब राइट हैंड साइड हमें स्प्लिट करनी है. फंक्शनल डिपेंडेंसी की स्प्लिटिंग अब हमें पता ही है. यहाँ पर हमारा सॉरी, राइट हैंड साइड हमें स्प्लिट करनी है, नॉट लेफ्ट हैंड साइड. हमें राइट हैंड साइड स्प्लिट करनी है. तो सारे ही सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है एक्सेप्ट दिस, तो हमें पहले ये स्प्लिट करना होगा. मतलब पीछे ही हमने डिकम्पोजिशन रूल में देखा था कि इफ ए इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी, तो हम इसे लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे. If A is dependent on B and C, so we can write it as A is dependent on B and A is dependent on C. बिल्कुल लिख सकते हैं. अभी हमने पीछे पढ़ा, जैसे ही हमने अपना आर एच एस वाली साइड को रिमूव कर दिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे? सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे एक साथ. मतलब इसकी जगह तो हमने ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पर निकाल लिया. मतलब अब हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बन गई है? A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू C. मतलब इसकी जगह हमने ये दो चीजें निकाल ली हैं. सुनाओ, B टेंड्स टू C and A टेंड्स टू B.
अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, रिमूव करेंगे हम रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर हम ध्यान से देखें, दिस वाज मिस्ड आउट, सो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ए बी और ए बी ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल एक बार लिखेंगे, दो दो बार क्यों लिखेंगे हम। तो हमने यहाँ पर रिडंडेंट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ए बी हमारी रिपीट कर रही थी, वो हमने हटा के एक बार लिख दी। एक बार लिखी। अभी हमने क्या करा, पहले राइट हैंड साइड को स्प्लिट करा, राइट हैंड साइड को स्प्लिट करने के बाद रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन हटाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को स्प्लिट करेंगे। मतलब अब लेफ्ट हैंड साइड को स्प्लिट करेंगे। सुनाओ, विल स्प्लिट द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड स्प्लिट करी, तो लेफ्ट हैंड साइड को स्प्लिट करने के बाद हमें पता चला कि जो हमारा ये वाला पोर्शन था आरएचएस वाला, दैट वाज अननेसेसरी। तो मैं आपको बिल्कुल करके दिखा देती हूँ ये पोर्शन कैसे हुआ। सो हेयर वी हैव A tends to B, A tends to C, B tends to C, and AB tends to C. तो अभी हमें क्या करना है, आरएचएस को एलएचएस को स्प्लिट करना है। तो एलएचएस को स्प्लिट करने के लिए, इसे स्प्लिट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, A tends to C एंड B tends to C। मतलब ये जो पोर्शन है अब हमारा बेफालतू में ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं, अब एलएचएस को स्प्लिट करते हैं, तो हमारा ये जो दो चीजें हैं वो ऑलरेडी ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम इन दोनों को करेंगे इग्नोर, मतलब इन दोनों को करेंगे रिमूव। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है ये हमारी। तो फाइनल कैनोनिकल कवर हमारा क्या आया, A tends to B, A tends to C, B tends to C. So the final canonical cover is A tends to B, A tends to C, and B tends to C. सो नेक्स्ट इज योर नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये एक हमारा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक डेटाबेस में, ताकि हम अपनी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सके और डेटा की इंटीग्रिटी को इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटाबेस को छोटे छोटे पोर्शंस में, मतलब छोटे छोटे टेबल्स में स्प्लिट कर देते हैं। अगर हमारे पास एक बड़ा डेटा सेट है तो हम उसे छोटे छोटे टेबल्स में स्प्लिट कर देंगे, और कीज की हेल्प से या फिर किसी कॉलम में रिलेशनशिप्स की हेल्प से उनमें एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेंगे, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे, अपडेट इजी रहे, डिलीशन इजी रहे, इंसर्शन इजी रहे, और कोई एनोमलीज ना आ जाए उसके अंदर। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है, ये रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर देता है, डेटा इंटीग्रिटी बढ़ाता है, सिंप्लीफाई कर देता है, हमारी मेंटेनेंस को, क्वेरीज को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है। सो नाउ व्हाट आर द एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है, इट अकर्स व्हेन डेटाबेस इज नॉट प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज। मतलब जब भी हमारा डेटाबेस अच्छे से नॉर्मलाइज नहीं है, मतलब डेटा इज स्टोर्ड इन अ रिडंडेंट और अनस्ट्रक्चर्ड वे। मतलब कि डेटा हमारा बिल्कुल भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है। अगर हम हमारे पास कोई बड़ा डेटा सेट है और उस बड़े डेटा सेट को हमने स्प्लिट करा दो टेबल्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा डेटा सेट था, दिस इज आवर डेटा सेट, और अगर हमने इस डेटा सेट को स्प्लिट कर दिया डेटा सेट 1 एंड डेटा सेट 2 में। अगर हमने इस डेटा सेट को दो डेटा सेट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन इसके बीच में कोई ऐसा कॉमन एट्रीब्यूट डाला ही नहीं कि ये आपस में लिंक कर रहे हैं, सो दिस इज योर एनोमली। मतलब हमें पता ही नहीं है इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। तो ये, या फिर ये डेटा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सो दिस इज नोन एज योर एनोमलीज। So they cause problem when you insert, update, delete records in the table। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जब हम किसी चीज को अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनोमलीज। कौन कौन सी तरीके की एनोमलीज हमारे पास आती है। पहली तरह की एनोमली हमारे पास जो आती है वो है इंसर्शन एनोमली। तो इंसर्शन एनोमली कब आती है, occurs when you cannot insert the data into the table without the presence of some other data। मतलब हम किसी और डेटा की वजह से हम अपना नया डेटा नहीं डाल पा रहे हैं। तो हमारे पास एक टेबल है। सो इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू कोर्स, अगर हमें कोई नया कोर्स डालना है, लेकिन वो स्टूडेंट अभी एनरोल्ड ही नहीं है जिसका कोर्स डालना है, तो हम उसका कोर्स कैसे डालेंगे। पहले तो स्टूडेंट एनरोलमेंट जरूरी है ना। अगर स्टूडेंट ही एनरोल नहीं है, हमारे पास स्टूडेंट की आईडी ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं पता, तो हम उसमें कोर्स कैसे डाल सकते हैं। सो वी कैनॉट इंसर्ट इट बिकॉज यू डोंट हैव द स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। मतलब हमारे पास ना ही स्टूडेंट की आईडी है ना, या फिर ना ही स्टूडेंट का नाम है। उसकी जो यूनिक आइडेंटिफायर है हमारे पास वो यूनिक की है ही नहीं, तो किस बेसिस पर हम उसका कोर्स आईडी डालेंगे। सो द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट इंसर्ट अ कोर्स अनलेस वी हैव अ स्टूडेंट हैज, जब तक हमारा जो स्टूडेंट है वो एनरोल नहीं कर देता। नेक्स्ट इज योर अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली क्या है, इट अगर्स व्हेन द सेम डेटा आइटम्स स्टोर्ड मल्टीपल टाइम। मतलब एक ही आइटम हमारा अलग अलग जगह पर स्टोर है, मल्टीपल टाइम स्टोर है। तो अगर हमें अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें डीबीएमएस की जगह हमें लिखना है डेटाबेस सिस्टम,
अगर हमें डीबीएमएस की जगह डेटाबेस सिस्टम लिखना है, तो हमें अपडेट करने के लिए जितनी भी जगह वो चीज़ स्टोर है, हमें हर जगह वो चीज़ें अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास उसी सेम चीज़ की 6 कॉपीज़ पड़ी हैं और हमने 4 कॉपीज़ में कर लिया और 2 कॉपीज़ में अपडेट करना भूल गए हैं, बाद में हम उस चीज़ को चेक कर रहे हैं और हमने बिना अपडेट वाली कॉपी उठा ली है, तो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक टू अस। सो इफ यू फॉरगेट टू अपडेट और वन रिकॉर्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर, मतलब अगर हम कोई एक रिकॉर्ड भूल गए हैं अपडेट करना, तो डेटा की इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। भाई डेटा हमारा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, कहीं पर उसकी अपडेट्स कुछ और हैं, कहीं पर उसकी अपडेट्स कुछ और हैं। नेक्स्ट एनॉमली हमारे पास आती है डिलीशन एनॉमली। डिलीशन एनॉमली का मतलब क्या है? It occurs when deleting a record removes other useful data unintentionally. For example, अगर हमारे पास एक टेबल है और हमने उसमें से एक कोर्स आईडी जो कि हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है पूरे ही टेबल को, और हमने वहां से कोर्स आईडी रिमूव कर दी। कोर्स आईडी रिमूव करने के बाद क्या हुआ, हमारा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की हॉबीज, स्टूडेंट्स का पैशन, सब चीजें डिलीट हो गई हैं उसे डिलीट करने के बाद। लेकिन हमारा वो इंटेंशन नहीं था, हमें सिर्फ कोर्स आईडी डिलीट करनी थी, लेकिन अनइंटेंशनली वो पूरा डेटा डिलीट हो गया। सो दिस इज नोन एज योर डिलीशन एनॉमली। सो फॉर एग्जांपल इफ यू डिलीट स्टूडेंट रिदा, यू ऑल्सो लूज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स डीबीएमएस इटसेल्फ। मतलब अगर कोई हमें एक स्टूडेंट है टेबल में, अगर हमने स्टूडेंट को डिलीट कर दिया तो उस बेसिस पर उसका कोर्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते थे वो चीज डिलीट हो। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? डिलीटिंग अ स्टूडेंट रिमूव वैलिड कोर्सेज डेटा। तो मतलब एक स्टूडेंट को डिलीट करने से बाकी की चीजें भी डिलीट हो रही हैं। सो हाउ टू रिमूव एनॉमलीज? एनॉमलीज को रिमूव कैसे करना है? बाय अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन, अ प्रोसेस दैट डिवाइड्स लार्जर डेटा इनटू स्मॉलर विद स्ट्रक्चर टेबल्स। तो एनॉमलीज को कैसे हटाना है? एनॉमलीज को हटाने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन लगाना है। नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब क्या होता है? मतलब एक बड़े डेटा सेट को छोटे छोटे डेटा सेट्स में कन्वर्ट कर देना और उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। सो नाउ अभी हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म। सो वी हैव वेरियस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। पहला आता है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कुछ रूल है। व्हाट आर इट्स रूल? ईच सेल शुड हैव अ सिंगल वैल्यू, मतलब हर एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। हर एक रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास रिपीटेड नहीं होना चाहिए। सो हमारे पास एक टेबल थी स्टूडेंट और उसके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और इंग्लिश। तो अभी हमें कन्वर्ट करना है इसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि हर एक सेल में एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो वैल्यूज हैं। तो इसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मैथ्स और इंग्लिश को अलग अलग कॉलम में लिख देंगे, और दोनों ही सब्जेक्ट्स रीडा के हैं, तो हम रीडा के दोनों सब्जेक्ट्स को लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स में दोनों जगह रीडा आएगा, रीडा मैथ्स और रीडा इंग्लिश। So now what are the prime and non-prime attributes? Prime और non-prime attributes क्या होते हैं? The attributes that are the part of the candidate की और subset of candidate की। तो वो attributes जो कि हमारे candidate की के part है या फिर subset है, उसे हम बोलते हैं prime attributes। और जो attributes हमारे candidate की के part नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं non-prime attribute। अब कैंडिडेट की क्या होता है भाई? अब कैंडिडेट कैंडिडेट दो बार तो हमने बोल दिया कि प्राइम में हम बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट के पार्ट है, नॉन प्राइम में हम बोल रहे हैं जो कैंडिडेट के पार्ट नहीं है। तो अब ये होता क्या है? तो कैंडिडेट की क्या होता है? इट इज अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी टपल इन अ रिलेशन। मतलब एक ऐसा मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक टपल के रिलेशनशिप को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी ए टेंड्स टू बी, बी सी टेंड्स टू डी और डी टेंड्स टू ए, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें निकालना है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की निकालने के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो उससे हम नॉन और प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो हमें जब भी पता चलेंगे जब हमें कैंडिडेट की पता होगी, क्योंकि हमने ऊपर देखा था प्राइम में हमें कैंडिडेट्स के पार्ट होते हैं, नॉन प्राइम विच आर नॉट द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कैंडिडेट की हमें फाइंड कैसे करना है। तो पहला स्टेप क्या है? हमें सारे एट्रीब्यूट्स का रिलेशन देखना है। तो हमें एक रिलेशनशिप दिया होगा, उसके बाद स्टेप 2 में उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी एनालाइज करनी है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें क्वेश्चन में मेंशन होगी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? यहाँ पर ए टेंड्स टू बी, बी सी टेंड्स टू डी एंड डी टेंड्स टू ए। स्टेप 3 क्या होगा? हमें सारे ही एट्रीब्यूट्स का निकालना है क्लोजर। ऑल एट्रीब्यूट्स कैन बी फंक्शनल डिटरमाइंड फ्रॉम इट। तो उसकी हेल्प से हम उसकी फंक्शनैलिटी को जान पाएंगे। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा उसका क्लोजर। सो नाउ
चेक फॉर मिनिमल कैंडिडेट की। आफ्टर दैट हमें एक मिनिमल कैंडिडेट की ढूंढनी है। तो मतलब यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली, ऑनेस्टली बताऊं ये स्टेप्स एज इट इज चेक करा जाने हैं। मेन स्टेप आता है आपके पास जब आपको निकालना है क्लोजर। तो क्लोजर निकालने का एक बहुत आसान तरीका बेसिकली आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही एनालाइज हो जाएगा। ए का क्लोजर क्या है? ए का अगर हमें क्लोजर निकालना है तो ए का क्लोजर क्या निकालेंगे? ए हमारा डिपेंडेंट है बी में, और हमने रिफ्लेक्सिविटी रूल से पढ़ा था अगर ए बी फंक्शनल डिपेंडेंट है तो ए का रिलेशन ए के साथ भी होगा, मतलब ए इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ए। पीछे हमने जो इन्फेरेंस रूल पढ़े थे उसमें पहला रूल हमने रिफ्लेक्सिविटी का पढ़ा था, और पहला रूल ही ये कहता था कि भाई अगर कोई आपस में दो चीजों में फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो जो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट होगा वो आपस में भी उसके साथ एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी ही होगी। तो ए का क्लोजर क्या हुआ? ए इटसेल्फ और बी। अगर बात करें हमें निकालना है हमारा बी का क्लोजर, तो नहीं हमारे पास अगर हमें निकालना है डी का क्लोजर तो डी का क्लोजर क्या होगा? ए और डी, बस ए और डी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि हमें निकालना है बी और सी का क्लोजर, तो बी और सी का क्लोजर हम कैसे निकालेंगे? सो बी इज डिपेंडेंट, बी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज डिपेंडेंट ऑन डी। सी को हम लिख सकते हैं सी इज डिपेंडेंट ऑन डी। सो बी इज डिपेंडेंट ऑन डी, सी इज डिपेंडेंट ऑन डी। तो बीसी का क्लोजर क्या हो गया? बी इट सेल्फ, सी इट सेल्फ, डी इट सेल्फ। अभी सी इज डिपेंडेंट ऑन डी और हमने देखा कि भाई डी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ए। सो बीसी का क्लोजर क्या हो गया? बी सी डी ए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप में, जो भी हमारा ये रिलेशन दिया हुआ था यहाँ पर चार एलिमेंट्स थे और चारों के चारों यहाँ पर आ रहे हैं। सो मतलब बीसी हमारा चारों के चारों एलिमेंट को डिटरमाइन कर रहा है। तो हमें क्या ढूंढना था? मिनिमल, हमें कैंडिडेट की ढूंढनी थी। और कैंडिडेट की क्या होती है? जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे सारे एलिमेंट्स को। तो मतलब बीसी सारे ही एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही है। ए तो सिर्फ ए बी को आइडेंटिफाई कर रहा था, डी हमारा ए बी डी को आइडेंटिफाई कर पा रहा था, डी हमारा सिर्फ ए बी और डी को आइडेंटिफाई कर रहा था, क्योंकि इफ डी डी जो है वो हमारा ए से डिपेंडेंट है और ए हमारा बी से डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर तो सिर्फ ए बी और डी ही आ पा रहा था और यहाँ पर सिर्फ ए और बी ही हमारा क्लोजर आ पा रहा था। लेकिन बी सी में हमारे जो क्लोजर्स आए वो चारों के चारों एलिमेंट्स आ गए जो कि हमारे रिलेशन में प्रेजेंट थे। तो हमें कैंडिडेट की निकालनी थी, तो कैंडिडेट की हमें मिल गई, बी सी हमारी कैंडिडेट की है। तो अब हमें निकालना था प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो कैंडिडेट की हमें मिल गई है, कैंडिडेट की हमारी बीसी है। तो प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में हमने क्या देखा था? जो भी हमारे कैंडिडेट की के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो बी और सी हमारे कैंडिडेट की के पार्ट थे, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया हमारा? बी और सी। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया? जो हमारे कैंडिडेट की के पार्ट नहीं थे, दैट इज योर ए कॉमा डी। ए और डी हमारा पार्ट हो गया। सो नेक्स्ट इज योर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन हम लगा रहे हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? पहले जो टेबल है वो हमारी 1NF में होनी चाहिए। 1NF का मतलब क्या है? सारे एलिमेंट्स हर एक सेल में होने चाहिए, मतलब एक सेल में दो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। और दूसरा रूल क्या है कि इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, सो नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की, मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स हमारे कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, दोज आर नोन एज योर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमारा मतलब है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। तो इसका स्टेप क्या है? अगर हमारे पास एक टेबल दिया है और अगर हमें बोला जाए कि भाई हमें कन्वर्ट करना है उसे सेज 2NF में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि पहले उसे 1NF में कन्वर्ट करो। 1NF में कन्वर्ट करने के बाद चेक करो कि उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर ठीक है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे रिमूव होगी? क्रिएट अ न्यू टेबल टू सेपरेट दीज डिपेंडेंसी। नया टेबल बना दो उन डिपेंडेंसी को क्रिएट करने के लिए और उसके बाद उन टेबल को कर दो रीऑर्गेनाइज। सो हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर जिसमें कि स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और स्टूडेंट नेम है। तो हेयर वी हैव स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स का नेम। इफ प्राइमरी की, तो हमें यहाँ पर दी हुई है कि भाई जो प्राइमरी की है वो हमारी है स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट। स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट हमारी प्राइमरी की है। स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट आईडी, पार्शियल डिपेंडेंस है। तो मतलब अब हमारा जो स्टूडेंट नेम है, जो हमारा स्टूडेंट का नाम था, वो हमारा डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे। हमें भी पता है जो हमारी प्राइमरी की है, मतलब हमारी कंपोजिट की क्या क्या क्या, स्टूडेंट आईडी
और सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट का जो नेम है वो हमारा डिपेंड हो रहा है स्टूडेंट की आईडी में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर तो हमारी कंपोजिट की आ गई, यहाँ पर तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गया, तो मतलब हमें ये हटाना पड़ेगा, हमें पार्शियल डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। तो हमें दो टेबल बनानी होंगी। दो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट के नाम से, एक टेबल बनाएंगे एनरोलमेंट के नाम से। तो टेबल वन में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरी टेबल में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का नाम। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल बन जाएंगी। और स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो वो इन दोनों टेबल्स को जोड़ने में भी हेल्प करेगी, मतलब ये एक फॉरेन की का भी काम करेगी। So note, a new table will also create if there is no common attribute between the decomposition table. तो मतलब एक नई टेबल तब भी क्रिएट होगी जब अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा हमारे डिकम्पोजिशन टेबल के अंदर। नेक्स्ट इज योर 3NF, मतलब अगर हमें कोई टेबल 3NF में कन्वर्ट करनी है तो हम उसे कैसे करेंगे। पहली सबसे पहला पॉइंट तो हमारा वो टेबल जो है वो 2NF में होनी ही चाहिए। 2NF का मतलब है कि वो 1NF में हो और उसके बाद उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो। नेक्स्ट इज योर थर्ड रूल इसका आता है कि मतलब 2NF में तो होनी ही चाहिए। अगला रूल इसका आता है कि इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब मैंने आपको साफ साफ बता रखा है, अगर ए डिपेंड करता है हमारे बी पे, बी डिपेंड कर रहा है सी पे, तो हमारा ए और सी आपस में डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। So, no transitive dependency, meaning no non-prime attribute depend on another non-prime attribute. 3NF is used to reduce data duplication. तो 3NF हमारा किस लिए यूज होता है, डेटा की डुप्लीकेशन को रिमूव करने में। इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव द डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी को अचीव करने में भी यूजफुल होता है। सो इफ टू नॉन प्राइम शुड नॉट कम टुगेदर, सो वो नोट है यहाँ पर हमारे पास कि दो नॉन प्राइम हमारे जो है वो एक साथ नहीं होने चाहिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में। वही हमारा 3NF का बेसिक सा फंडा है। तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप क्या है, पहले तो हमें 2NF में कन्वर्ट करनी है, टेबल चेक करना है। 2NF तक हमने पीछे के प्रोसेसेस कर लिए हैं कि 2NF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट विल चेक फॉर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, उसके बाद हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखनी है। अगर उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हुई तो हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटानी है, उसे अलग अलग टेबल में करने के बाद और अलग अलग टेबल में डिवाइड करने के बाद हमें वो टेबल करनी है ऑर्गेनाइज। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नेम है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नेम है वो डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट की आईडी पर, मतलब जो डिपार्टमेंट का नाम है वो डिपार्टमेंट की आईडी पर डिपेंड कर रहा है, नॉट डायरेक्टली ऑन रोल नंबर। यूनिक की क्या है हमारी, रोल नंबर। लेकिन जो डिपार्टमेंट का नेम है वो डिपार्टमेंट की आईडी पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई। ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, बी इज डिपेंडेंट ऑन सी, सो ए इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सी। मतलब रोल नंबर हमारा डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट की आईडी पर और डिपार्टमेंट की आईडी हमारी डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट के नेम पर। तो तब जाके रोल नंबर और नेम के बीच में एक रिलेशनशिप आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई। 2NF 3NF में क्या था हमारा कि कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रिमूव करनी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब हमें दो टेबल बनाने पड़ेंगे। एक टेबल में हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे डिफाइन करना है। तो हमें दो टेबल बनानी पड़ेंगी। एक टेबल बनाएंगे हम स्टूडेंट के नाम से और दूसरी टेबल बनाएंगे हम डिपार्टमेंट के नाम से। तो टेबल वन में हम क्या बनाएंगे, टेबल वन में हम लिखेंगे रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पर हमारी यूनिक की क्या बन जाएगी, डिपार्टमेंट आईडी। अगला टेबल हम बनाएंगे डिपार्टमेंट के नाम से, जिसमें कि हम रखेंगे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। मतलब उस बड़े से टेबल को हमने स्प्लिट कर लिया दो चीजों में। तो यहाँ पर जो टेबल आपस में लिंक होंगी वो लिंक होंगी डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पर, मतलब ये दोनों के दोनों कॉमन है। अगर हम ध्यान से देखें तो ना ही इसमें 1NF है, ना ही ये अब हमारी दोनों टेबल 2NF की फॉर्म में। और यहाँ पर जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी वो भी हमारी हट गई है, आपस में सब में यूनिक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज योर बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम 2.5 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। सो इसका रूल क्या है, मतलब अभी तक जो हमने जितनी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज पढ़ी हैं, हम देख रहे हैं जैसी जैसी हमारी आगे की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें एक पहला रूल हमेशा वही होता है जो हमने पुराना वाला पढ़ा। सो द टेबल शुड बी इन 3NF, टेबल हमारी 3NF में होनी चाहिए। फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स, अगर वाई हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है एक्स पर, तो एक्स हमारी जो है वो सुपर की होनी ही चाहिए।
तो बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, पहले तो हमारा 3NF में होना चाहिए, और अगर दो एलिमेंट्स के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो उसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमारा सुपर की होना चाहिए. सो इट इज जस्ट द एडवांस वर्जन ऑफ 3NF. इट इज स्ट्रिक्टर देन 3NF. तो एक एडवांस वर्जन है हमारा 3NF का और स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा 3NF से. तो इसके स्टेप्स क्या है, पहले तो हमें चेक करना है 3NF में है या नहीं है. फिर हमें वेरीफाई करना है कि क्या हमारी एक सुपर की है. अगर नहीं है तो हम देखेंगे, अगर वो टेबल उसके बाद डिकम्पोज हो सकती है तो हम उस बेसिस पर डिकम्पोज करेंगे. डिकम्पोज तभी करेंगे जब हमारी ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हो, मतलब हमारा अगर एक्स सुपर की वाला कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है तो हम उसे डिकम्पोज नहीं करेंगे. सो दिस इज द टेबल. हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की कंट्री, डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट का टाइप, डिपार्टमेंट का नंबर, हमें सारी चीजें डिटेल में पता है अबाउट द डिपार्टमेंट. सो द फंक्शनल, तो यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि एम्प्लॉय की जो कंट्री है वो डिपेंड है हमारी एम्प्लॉय की आईडी पर, और एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट टाइप है और एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट नंबर है वो दोनों के दोनों डिपेंडेंट है हमारी एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट पे. मतलब उसका जो भी डिपार्टमेंट है उसका डिपार्टमेंट नंबर वो दोनों के दोनों एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. सो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट अलोन यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल. मतलब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की जो आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रही है टेबल को. और हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि यहाँ पर अगर दो चीजों के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो एक हमारी सुपर की होनी चाहिए, मतलब वो यूनिकली डिफाइन करे हमारी टेबल को. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को तीन चीजों में डिवाइड करना पड़ेगा, तीन पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा. पहला एम्प्लॉय का कंट्री टेबल, दूसरा डिपार्टमेंट टेबल, और तीसरा हम कन्वर्ट करेंगे उसके डिपार्टमेंट मैपिंग में. तो पहले हमने कंट्री टेबल बनाया, मतलब एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की क्या कंट्री थी. दूसरा हमने बनाया एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट टेबल जिसमें हमने लिखा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या था, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट टाइप क्या था, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर क्या था. तीसरा टेबल हमने बनाया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मैपिंग टेबल. मतलब अब ये जो हमारी टेबल्स हैं वो आपस में कैसे मैप करेंगी. मतलब अगर देखा जाए तो ना ही ये, इन दोनों में कोई भी यूनिक की है ही नहीं जो आपस में एक दूसरे को रिलेट करे. तो हमने एक रिलेशन की बनाई, हमने एक मैपिंग टेबल बनाया. मैपिंग टेबल में हमने यहाँ की एक यूनिक की उठाई एम्प्लॉय आईडी और यहाँ की एक यूनिक की उठाई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और इन दोनों को कर दिया आपस में मैप. थर्ड टेबल हमारी बनेगी मैपिंग टेबल. तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का हमने मैप बना दिया. तो यहाँ पर हमारी जो तीनों टेबल हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है. सो नाउ दिस इज इन BCNF. नेक्स्ट इज योर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है कि हमारा जो टेबल है वो हमारा BCNF में होना ही चाहिए. सो मस्ट बी इन BCNF एंड डज नॉट हैव एनी नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. तो पहला पॉइंट क्या है, हमारा हमेशा BCNF में होना ही चाहिए. और दूसरी चीज, इस पे कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. व्हेन वन की डिटरमाइंस मल्टीपल इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट. तो मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या है, जब एक ही की मल्टीपल वैल्यूज को डिफाइन कर रही हो या फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट हो. सो 4NF क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है रिडंडेंसी caused by independent multiple valued factors. For a dependency A tends to B. तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है वो बी, इन दोनों के बीच में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है. मतलब ए टेंड्स टू बी, मतलब बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ए के. लेकिन अगर ए में तो सिंगल वैल्यूज हैं लेकिन बी में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, मतलब बी में मल्टीपल वैल्यूज हैं और ए हमारा ए की जो ए हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है, मतलब बी हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पर. मतलब मल्टीपल वैल्यूज हमारी, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हमारे ए पर डिपेंडेंट है. तो इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है. पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मल्टीपल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है. और वो ही चीज हमें यहाँ पर एलिमिनेट करनी है. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का मतलब ही ये है कि हमारा BCNF में होना चाहिए और मल्टीपल वैल्यूड या फिर मल्टीपल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट आईडी दी हुई है, कोर्स दिया हुआ है और हॉबी दी हुई है. तो एक टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट आईडी, कोर्स और हॉबी दी हुई है. तो स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट आईडी 21 है, इट कंटेन्स टू कोर्सेज एंड टू हॉबीज. तो उसमें दो कोर्स है और दो दो हॉबीज है. सो इफ देयर इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी विल डिकम्पोज इट. तो अगर तो हम उसमें देखेंगे कि अगर उसमें कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगी तो हम उसे डिकम्पोज कर देंगे. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोर्स और हॉबी का आपस में कोई भी लेना देना है नहीं आपस में. तो बेसिकली हॉबी और कोर्स आपस में डिपेंडेंट है, इनमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बिल्कुल नहीं है.
स्टूडेंट आईडी में दोनों की दोनों हमारी डिपेंड कर रही है स्टूडेंट आईडी पे। अगर हमें स्टूडेंट आईडी पता होगी तो हम स्टूडेंट का कोर्स बता पाएंगे, स्टूडेंट की आईडी पता होगी तो स्टूडेंट की हॉबी बता पाएंगे। अगर स्टूडेंट का कोर्स पता होगा तो कोर्स के बेसिस पर हम हॉबी थोड़ी बता पाएंगे। कोर्स तो कंप्यूटर किसी और स्टूडेंट का भी हो सकता है, या फिर डांस जो हॉबी है वो किसी और स्टूडेंट की भी हो सकती है। तो यहाँ पर मतलब एक ही वैल्यू हमारी, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो 4NF में क्या करना है, हमें मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी को हटाना है। तो इसे कैसे हटाएंगे, इस टेबल को डिकम्पोज करेंगे दो टेबल में। तो दो टेबल बनेंगी, पहली टेबल हमारी बनेगी स्टूडेंट आईडी और कोर्स की, दूसरी टेबल हमारी बनेगी स्टूडेंट आईडी और हॉबी की। तो हमने इस चीज को दो टेबल में डिकम्पोज कर दिया। तो दो टेबल में पहला टेबल हमारा बना स्टूडेंट आईडी और कोर्स का, दूसरा टेबल हमारा बना स्टूडेंट आईडी और हॉबी का। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में का पहला रूल क्या है कि हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो पहले तो हमारी 4NF में होनी चाहिए, एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर विदाउट लूजिंग डेटा। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर विदाउट लूजिंग डेटा, डील्स विद जॉइन ऑपरेशन। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी टेबल, पहली बात तो वो 4NF में होनी ही चाहिए। 4NF अभी हमने पढ़ लिया, तो यहाँ तक तो वो चीजें उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज वो फॉलो करनी चाहिए। और दूसरी चीज उसके बाद क्या आती है कि अगर उस टेबल को 4NF के बाद अगर हम उस टेबल को और डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसे डिकम्पोज करने के बाद कोई भी डेटा हमारा जो है वो लूज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एक टेबल थी स्टूडेंट, कोर्स और टीचर। सो टेबल हैज आईडी एंड कैन बी स्प्लिट इनटू थ्री स्मॉलर रिलेशनशिप। तो इस टेबल को हम तीन तीन छोटे छोटे रिलेशनशिप में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिकम्पोज कर सकते हैं। स्टूडेंट और कोर्स, नेक्स्ट इज योर कोर्स और टीचर, और स्टूडेंट और टीचर। तो इसके तीन टेबल बन सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही ये है कि बड़े डेटा सेट को हम छोटे छोटे डेटा सेट में डिवाइड कर रहे हैं। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तो बिल्कुल ही ये बोल दिया है कि इसे डिकम्पोज करो, लेकिन इस तरीके से करो कि उसका मतलब ना, मतलब उसमें कोई डेटा लूज ना हो। तो यहाँ पर अगर हम इसे डिकम्पोज कर रहे हैं, इस बड़े टेबल को तीन टेबल में अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमारा कुछ भी डेटा लूज नहीं हो रहा। तो हमने पहले बना दिया स्टूडेंट और कोर्स का टेबल, स्टूडेंट और कोर्स का आपस में एक टेबल बनाया, फिर कोर्स और टीचर का आपस में एक टेबल बनाया, फिर उसके बाद स्टूडेंट और टीचर का एक टेबल बना दिया। तो अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है, प्रॉब्लम है, हमारे पास एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है। तो रिलेशन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि हमारे पास टेबल में एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, कोर्स की आईडी है, कोर्स का नाम है, इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट है और इंस्ट्रक्टर का ग्रेड है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि इफ स्टूडेंट की जो आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हमारे स्टूडेंट के नाम को और डिपार्टमेंट को। मतलब अगर हमें स्टूडेंट आईडी पता होगी तो हम स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट दोनों चीज पता लगा सकते हैं। कोर्स आईडी पता होगी तो हमें कोर्स का नाम और इंस्ट्रक्टर का नाम पता होगा, इंस्ट्रक्टर पता होगा तो हम डिपार्टमेंट बता सकते हैं, स्टूडेंट की आईडी और कोर्स आईडी दोनों चीज पता होंगी तो हम ग्रेड पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और हमें दिया हुआ है पूरा का पूरा एक चार्ट। तो दिस इज द चार्ट, और इस चार्ट की हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी क्वेश्चन में गिवन है। तो ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन का क्या है कि हमें निकालनी है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, हमारा मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मैंने अभी आपको पीछे कैंडिडेट की हमने निकाल के दिखाया था। कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, क्लोजर की हेल्प से निकालते हैं। तो अगर हम क्लोजर की हेल्प से निकाले तो हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है जो कि सारी चीजों को, सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहा है। तो पहले हमने देखा जो हमारी स्टूडेंट आईडी है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट नेम को और डिपार्टमेंट को। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो और किसी चीज को तो ये डिफाइन कर ही नहीं पा रही है, सिर्फ स्टूडेंट नाम और स्टूडेंट डिपार्टमेंट को डिफाइन कर रही है। कोर्स आईडी की बात करें तो ये सिर्फ कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर पा रही है, और इंस्ट्रक्टर हमारा डिपार्टमेंट को डिफाइन कर पा रहा है। तो मतलब कोर्स आईडी का क्लोजर क्या हुआ, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट, सिर्फ चार चीजें। अब भी हमारी सारी चीजें रह गई हैं। आगे देखें तो इंस्ट्रक्टर हमारा सिर्फ डिपार्टमेंट को डिफाइन कर पा रहा है, तो यहाँ पर इसका तो क्लोजर सिर्फ यही बना, डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर। अब स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का क्लोजर देखते हैं। तो स्टूडेंट आईडी का हमारे पास पहला क्लोजर तो आ गया, स्टूडेंट आईडी हमारी ग्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा हमारी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट के नेम पर और स्टूडेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें तो ऑलरेडी कवर हो गई है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट और स्टूडेंट का ग्रेड। दूसरी चीज हमारे पास आती है कोर्स आईडी। अब कोर्स आईडी हमारी ग्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है,
कोर्स आईडी हमारी कोर्स के नाम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, कोर्स के इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट है और इंस्ट्रक्टर हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स कवर हो गए हैं। अगर हम इसका क्लोजर निकालते हैं स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का, तो जो हमारे पास क्लोजर आता है उस क्लोजर में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स है रिलेशनशिप में, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे कवर हो जाते हैं। सो कैंडिडेट की क्या होता है, एक ऐसा सेट जो सारे के सारे रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाए, मतलब डिटरमाइन कर पाए सारे के सारे रिलेशनशिप को। तो जैसे ही हमने कैंडिडेट की सेट फाइंड करा तो हमें यहाँ पर अपना कैंडिडेट की मिला। अगर जब हम क्लोजर्स निकाल लेते हैं सबके, तो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी हमें मिली हमारी कैंडिडेट की, क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर पा रही है। तो अब हमने कैंडिडेट की निकाली है। कैंडिडेट की निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे कि ये 1NF में है। जी हाँ, बिल्कुल 1NF में है। यहाँ पूरी टेबल हमारी एटॉमिसिटी को डिफाइन कर रही है। सारे सिंगल सिंगल वैल्यूज हर एक सेल में है, कोई भी डबल डबल वैल्यूज नहीं है एक सेल में। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि 2NF में तो नहीं है हमारी टेबल। 2NF में चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1NF देखना होगा और पार्शियल डिपेंडेंसी देखनी होगी। तो भाई ठीक है, 1NF तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कैंडिडेट की पता होनी चाहिए। कैंडिडेट की क्या है हमारी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। तो हमारे पास दो रिलेशनशिप थे, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी वाले। तो हम दोनों के दोनों, तो मतलब ये दोनों के दोनों रिलेशनशिप वायलेट हो गए, ये तो नहीं होने चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं होनी चाहिए हमारे पास, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर हमारा 2NF में है कोई चीज, तो मतलब अगर ये दोनों हमारी कंपोजिट की है, तो यही हमारा हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सिर्फ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये चीजें वायलेट हो रही है हमारी। सो ये जो दो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ये दोनों के दोनों वायलेट हो रही है। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें टेबल करनी पड़ेगी डिकम्पोज। तो टेबल को हम डिकम्पोज करेंगे, मतलब अब ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी वायलेट हो रही हैं, यहाँ पर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो हम टेबल को करेंगे डिकम्पोज। तो टेबल को डिकम्पोज किस तरीके से करेंगे, पहले हम स्टूडेंट को एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट के नाम से, जिसमें कि हम रखेंगे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम और डिपार्टमेंट। दूसरा टेबल हम बनाएंगे कोर्स के नाम से, जिसमें कि हम रखेंगे कोर्स की आईडी, कोर्स का नाम और इंस्ट्रक्टर। तीसरा हम बनाएंगे एनरोलमेंट के नाम पे, जिसमें हम स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को आपस में लिंक करेंगे और उसमें हम मेंशन करेंगे ग्रेड। नेक्स्ट इज वील चेक द 3NF। तो मतलब यहाँ पर अभी हमारा क्या था, यहाँ पर आपस में फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि एनरोलमेंट वाला जो सिस्टम है वो आपस में इन दोनों टेबल को करेगा लिंक। फिर हम चेक करेंगे 3NF के लिए, मतलब अब हमने 2NF तो बना दिया, 2NF तो बना दिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे प्राइम और मतलब दो नॉन प्राइम एक साथ नहीं आने चाहिए, या फिर जो मैंने आपको एक लंबा वाला प्रोसेस बता रखा है, अगर आप शॉर्टकट मारना चाह रहे हो तो भाई सीधी सादी सी बात याद रखो। जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट्स थे, वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे सिर्फ कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी था, लेकिन यहाँ पर दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है। तो ये तो रूल को वायलेट कर रहा है, तो इस टेबल को हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा। सो डिफरेंट और सेपरेट डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट। तो हमें एक अलग डिपार्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें हम डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे और उस टेबल को अपडेट कर देंगे। तो हमारा रिवाइज स्कीमा क्या बना, एक हमने बनाया डिपार्टमेंट का टेबल, जिसमें हमने डिपार्टमेंट का नाम लिखा, एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, स्टूडेंट के टेबल में हमने स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का नाम और डिपार्टमेंट का नाम लिखा। अगला बनाया हमने इंस्ट्रक्टर का टेबल, इंस्ट्रक्टर के टेबल में हमने इंस्ट्रक्टर का नाम, डिपार्टमेंट का नाम डाला, कोर्स आईडी बनाई कोई, जिसमें कि हमने कोर्स का नाम, कोर्स का आईडी और इंस्ट्रक्टर का नाम डाला। अगला हमने बनाया एनरोलमेंट के नाम से, जिसमें कि हमने स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और ग्रेड डाला। तो एनरोलमेंट वाले में हमने स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और ग्रेड डाला। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर 3NF तक चेक कर लिया। 3NF के बाद हमारे पास आता है BCNF। अब हमें चेक करना है BCNF। BCNF चेक करने के लिए हमें क्या बताना है कि वो 3NF में होना चाहिए। और अगर हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है x और y के बीच में, तो x हमारी सुपर की होनी चाहिए। तो पीछे जितने भी टेबल हमने डिकम्पोज करे हैं उन सब में ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो BCNF होल्ड्स। तो मतलब जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, हमारा जो टेबल है हमने उसे BCNF तक कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज योर इनकल्शन डिपेंडेंसी। इनकल्शन डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इट मींस वैल्यू ऑफ सम कॉलम इन वन टेबल मस्ट आल्सो अपीयर इन द एज इन द अनदर कॉलम। तो मतलब
एक वैल्यू है, मतलब एक कॉलम में एक वैल्यू है, तो वो सेम वैल्यू हमारे दूसरे कॉलम में अपीयर करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई दूसरा टेबल है तो वो जो कॉलम है वो दूसरे टेबल में भी एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि हमें एक रिलेशनशिप पता लग पाए कि ये दोनों टेबल एक बड़े डेटा सेट का पार्ट है जो कि डिकम्पोज हुई है। सो इट मीन्स the value of some column in one table must also appear as value of column in another relation. इट एक्सप्रेस एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो एक इसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की तरह, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट की तरह एक एक्सप्रेस करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा इनकल्शन डिपेंडेंसी का? एग्जाम्पल है हमारे पास फॉरेन की। सो द एग्जाम्पल ऑफ इनकल्शन डिपेंडेंसी इज फॉरेन की। तो फॉरेन की का काम क्या होता है? हमारे पास एक बड़ा डेटा सेट है, और अगर हमने उस बड़े डेटा सेट को 2 डेटा सेट में डिवाइड कर दिया, तो मतलब पार्ट तो ये इसी का ही है। तो जो भी इसमें यूनिक की होगी, उस यूनिक की को हम दोनों ही टेबल में मेंशन करेंगे। इस टेबल में भी मेंशन करेंगे और इस टेबल में भी मेंशन करेंगे। तो हमने अगर इसे दोनों टेबल्स में मेंशन करा, तो मतलब ये दोनों, हमें पता चल गया कि इन दोनों टेबल में आपस में कुछ लिंक है, तो हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज योर इनकल्शन डिपेंडेंसी. So if one relation, the referring other relation contains in a primary key column of the referred relation. तो वही इसका मतलब है जो भी मैंने आपको बताया। सो इन प्रैक्टिस मोस्ट इनकल्चरल डिपेंडेंसी आर की बेस्ड। तो अगर बोला जाए तो ज्यादातर हमारी जो इनकल्चर डिपेंडेंसी है वो की बेस्ड ही होती है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट का एक टेबल था जिसमें हमारे पास था रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट नंबर। एक डिपार्टमेंट का टेबल था, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। तो ये इन दोनों में एक इनकल्शन डिपेंडेंसी है, बिकॉज दोनों के दोनों में डिपार्टमेंट कॉलम है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है दोनों ही कॉलम को, और दोनों के दोनों कॉलम को लिंक कर रहा है एक सेम कॉमन एट्रीब्यूट से। सो दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ इनकल्शन डिपेंडेंसी। सो नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है, डेटा लॉस को अवॉइड करता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी। तो हम देख लेते हैं ये क्या होता है। तो पहला यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसमें रिलेशन होता है हमारा जो रिलेशनशिप है एट्रीब्यूट्स के बीच में, वो सेम रिलेशन होता है। यहाँ पर हमारा डिफरेंट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल, रोल नंबर और नेम में आपस में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो टेबल है वो है हमारा जिसमें है डिपार्टमेंट नंबर। दूसरा एक टेबल है जो कि डिपार्टमेंट के नाम से है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर है। मतलब ये आपस में एक दूसरे के सबसेट्स हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज्ड इन नॉर्मलाइजेशन, और ये हमारा यूज होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में। सिंपल क्या है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का? सिंबल है हमारा एरो, और यहाँ पर जो सिंबल है वो हमारा होता है एक सबसेट का। नेक्स्ट इज योर लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन। लॉसलेस जॉइन का मतलब क्या है? जब भी हम किसी टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल भी लॉस ना हो। मतलब अगर हमारे पास एक बड़ा डेटा है और उसे हम फर्दर डीकम्पोज कर रहे हैं, तो डीकम्पोज करने के बाद हमारा कोई भी डेटा जो है वो लॉस ना हो। देयर शुड बी नो डेटा लॉस. So when we split the big data into the smaller tables and can get the exact original tables back by performing a natural join. तो वही इसका मतलब है कि मतलब अगर कोई बड़ा टेबल हमने छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करा, और उसके बाद उन छोटे टेबल्स को कंबाइन करने के बाद हमने फिर से वही वाला टेबल बनाया, तो हमें एग्जैक्ट सेम टेबल मिला बिना किसी डेटा लॉस के। So it is known as your lossless join decomposition. If some data is lost when we join, it is lossy decomposition. अगर कोई डेटा लॉस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। तो व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस? डेटा में बी मिसिंग और डुप्लीकेट। डेटा हमारा मिस भी हो सकता है, डुप्लीकेट व्हेन वी ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल डेटा। तो इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर हमने किसी टेबल को बार बार डिकम्पोज करा है, अगर हमने उस टेबल को डिकम्पोज करा है, तो हम उसे एक इकट्ठा बना के देख लेते हैं। इकट्ठा बना के उस टेबल को हमें पता चल जाता है कि कोई चीज हमारी मिस तो नहीं हुई है, कोई चीज हमारी डुप्लीकेट तो नहीं हो गई है, ओरिजिनल टेबल हमारे पास वैसी की वैसी है या फिर नहीं है, क्या हमारी टेबल रिकंस्ट्रक्ट हो पा रही है? अगर हमने उसे डिकम्पोज करा है तो बाद में फर्दर हम उसे कंपोज कर रहे हैं, तो क्या वो सेम हमें मिल पा रही है? लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन गारंटीज दैट द ओरिजिनल डेटा कैन ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड। तो ये क्या गारंटी करता है कि हमारा जो डेटा है ओरिजिनल वो हमारा ऑब्टेन्ड हो बाय द नेचुरल जॉइन ऑपरेशन ऑन डिकम्पोजिशन टेबल। मतलब एक नेचुरल जॉइन ऑपरेशन हम लगा रहे हैं अपने टेबल पर और ओरिजिनल टेबल हमें मिल जाए। तो कंडीशंस क्या-क्या होती हैं हमारी लॉसलेस जॉइन की? पहली कंडीशन है हमारे पास यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? अगर 2 एट्रिब्यूट्स है, अगर हमका उनका यूनियन करें, मतलब अगर 2 टेबल है हमारे पास, उन दोनों का टेबल का यूनियन करें तो हमें एक टेबल मिले।
अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ये हमारा है लॉसी डिकम्पोजिशन। मतलब एक बड़े टेबल का हमने डिकम्पोज करा था, एक बड़े टेबल को, एक आर टेबल को हमने डिकम्पोज करा था R1 और R2 में, लेकिन जब हम उन दोनों टेबल का यूनियन करते हैं तो हमें एक R मिल जाता है। मतलब जो भी हमारा ओरिजिनल टेबल था वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट इज योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमारा हमेशा नल होना चाहिए। मतलब अगर कोई टेबल हमने बनाया है, दो टेबल हमने डिकम्पोज करने हैं, तो उसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट हमने नहीं छोड़ा है। मतलब कॉमन एट्रीब्यूट को छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई भी रिपीटेड फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। एक टेबल होगा, एक कॉलम होगा जो कि या तो फॉरेन की होगी या फिर जो भी चीज होगी, या फिर कोई की ही होगी, या फिर कोई इन्फेरेंस रूल होगा हमारे पास जो आपस में एक दो टेबल को रिलेट कर पा रहा है, ज्वाइन कर पा रहा है। एक्सेप्ट दैट हमारे उन टेबल को, जब हम उन दोनों टेबल को इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज भी हमारी फेल हो जाती है तो ये भी हमारा एक लॉसलेस जॉइन, या फिर इसे हम लॉसी डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज योर कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो मतलब कोई कॉमन, मतलब जो भी हमारी की होती है, सो कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट फॉर्म अ की in at least one of the small table. This ensures that the common attribute can uniquely identify tuples in at least one of the decomposition table. तो मतलब हमारी कॉमन एट्रीब्यूट जो की थी, हमारी जो दोनों टेबल को लिंक कर रही थी, वो हमारी प्रेजेंट होनी ही चाहिए। अब हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन में हमारे पास कुछ सेट्स हैं V W X Y Z। तो यहाँ पर हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी डिफाइंड है कि V जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है Z के ऊपर, Y हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट है W के ऊपर, Z हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है XY के ऊपर, और WX हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है V के ऊपर। तो हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन आर लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन और नॉट। तो हमें बताना है कि ये जो डिकम्पोजिशन है वो हमारे लॉसलेस जॉइन है या फिर नहीं है। तो लॉसलेस जॉइन देखने के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है। पहले तो हमें इनका यूनियन देखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन 1 V W X, रिलेशन 2 इज V Y और Z। तीन कंडीशंस पड़ी हैं कि यूनियन होना चाहिए हमारा। अगर हम दोनों टेबल्स को यूनियन करें तो हमारे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था वो था, हमारे को दो रिलेशन दिए हुए थे R1 और R2। मतलब जो टेबल थे हमारे R1 टेबल और R2 टेबल, अगर हम इन दोनों टेबल का यूनियन करते हैं तो हमें एग्जैक्ट ये वाला टेबल मिलना चाहिए जो हमारे पास ये टेबल था। तो इन दोनों का यूनियन करके हमें ये टेबल मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ था U W और X, V Y और Z। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो हमें, सॉरी दिस इज V ओनली, यू नहीं है ये। तो V W और X और V Y और Z, अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो हमारे को क्या ये वाली टेबल मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है। V W X Y और Z, अगर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो हमें बिल्कुल वही टेबल मिल पा रही है जो एग्जैक्ट मेन टेबल थी। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? डिकम्पोजिशन। इंटरसेक्शन, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो हमें मिल रहा है V विच इज नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी का मतलब क्या है? V जो है हमारा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, इंटरसेक्शन हमारा नल होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट द यूनिक आइडेंटिफायर। एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए हमारे पास जो कि दोनों टेबल को मैच कर रहा है। मतलब एक एलिमेंट तो होगा ही जो कि कॉमन आएगा, क्योंकि वो दोनों टेबल को कर रहा है लिंक। सो नेक्स्ट इज योर कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या है हमारी? कॉमन एट्रीब्यूट V इज अ की। हमने देख लिया कि हाँ भाई, इंटरसेक्शन में भी हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा था जो कि हमारा कॉमन एट्रीब्यूट था। तो कॉमन एट्रीब्यूट हमारा V था। V बिलोंग्स टू Y और X, तो ये हमारा लॉसलेस जॉइन है। जी बिल्कुल लॉसलेस जॉइन है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, दूसरे क्वेश्चन की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसकी कंडीशन चेक करी यूनियन वाली, तो हमें यहाँ पर मिला, हमारा मैच मिल गया कि हाँ बिल्कुल सही है, हमारे को R मिल गया। दूसरी कंडीशन हमने इंटरसेक्शन वाली लगाई। इंटरसेक्शन लगाने के बाद हमें X मिला। अब X को हम तीसरी, अब दो कंडीशंस तो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है कि इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ एक ही आना चाहिए जो कि हमारा कॉमन एट्रीब्यूट होगा। तीसरी कंडीशन हमें देखनी है कि जो इंटरसेक्शन आ रहा है क्या वो कॉमन एट्रीब्यूट है। लेकिन हमारा जो कॉमन एट्रीब्यूट था वो था V। हमने ऊपर वाले रिलेशनशिप में देखा कि V जो है वो, उसका रिलेशन हमारा W से भी और X से भी है। मतलब दोनों ही टेबल में इसका रिलेशनशिप आ रहा है। दिस इज आवर लॉसलेस जॉइन। लेकिन X हमारा बिल्कुल भी, जो फंक्शनल पीछे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है हमारा दोनों रिलेशन में। सो X alone डज नॉट डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स। X जो हमारा अकेला है वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। तो इसी वजह से ये हमारा लॉसलेस जॉइन नहीं है। दिस इज योर लॉसी जॉइन।
तो एक छोटी-सी फटाफट समरी दे देती हूँ मैं आपको। लॉसलेस जॉइन कैसे निकालना है, 3 कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन हमें देखनी है यूनियन, ठीक है, यूनियन हो रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमें देखनी है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमारे पास एक कॉमन एट्रिब्यूट निकल कर आएगा, एक से ज़्यादा आया तो वहीं कंडीशन फेल हो जाएगी। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, जो कॉमन एट्रीब्यूट हमारे पास आया है तो हमें वो फंक्शनल डिपेंडेंसी में उसका निकालना होता है क्लोजर। जैसे ही हम उसका क्लोजर निकालेंगे हम देखेंगे कि उसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, मतलब वो दोनों, अगर सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे तो मतलब वो दोनों ही टेबल में रिलेशनशिप है उसका, वो सिंगल एट्रीब्यूट जो है वो हमारे दोनों टेबल को रिलेट कर पा रहा है। अगर वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है, अगर वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो था वो हमारा एक यूनिक आइडेंटिफायर था। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो हमारा लॉसलेस जॉइन हो जाएगा। और अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होगा, जैसे यहाँ पर एक्स आया था, तो यहाँ पर हमारी कंडीशनल फेल हो जाएगी। सो दिस इज नॉट अ लॉसलेस जॉइन, ये हमारा लॉसी जॉइन हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर रिलेशनल डिकम्पोजिशन। रिलेशनल डिकम्पोजिशन क्या होता है, when a relation in the relational model is not appropriate normal form, देन द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिलेशन इज रिक्वायर्ड। तो मतलब जब भी हमारा रिलेशन जो है वो एक अप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, जब भी हमारा कोई रिलेशन होता है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता तो हमें टेबल्स डिकम्पोज करने पड़ते हैं। पीछे भी हमने बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म के तरीके देखे कि हमें वहां पर टेबल्स को करना था डिकम्पोज। तो जैसे ही हम टेबल्स को डिकम्पोज कर रहे थे, टेबल्स को डिकम्पोज करते करते हमें मतलब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने टेबल्स को करा बार बार डिकम्पोज। So decomposition is used to eliminate some of the problems of bad design like anomalies, inconsistency और redundancy। तो decomposition क्यों चाहिए होता है हमें, कुछ problems को हटाने के लिए, जैसे कि डिजाइन अच्छा नहीं आ रहा, anomalies है, inconsistency है, redundancy है। तो अब रिलेशनल डिकम्पोजिशन के पार्ट क्या होते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, दूसरा हमारे पास आता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब लॉसलेस डिकम्पोजिशन तो बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, पीछे मैंने एक्सप्लेन करा आपको, वही सेम चीज आपको लिख कर आनी है। नेक्स्ट इज योर डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब रूल होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर डेटाबेस में। एट लीस्ट वन डिकम्पोज टेबल मस्ट सेटिस्फाई एवरी डिपेंडेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कोई मतलब कम से कम एक डिकम्पोज टेबल तो हमारी डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। इफ अ रिलेशन आर इज डिकम्पोज इनटू रिलेशन आर वन एंड आर टू, मतलब अगर कोई हमारे पास एक रिलेशन है आर और इसे हम डिकम्पोज करते हैं दो टेबल्स में आर वन और आर टू में, then the dependency of R must be the part of R1 or R2 or must be derivable from combination of these। तो मतलब अगर कोई टेबल को हम डिकम्पोज कर रहे हैं R1 और R2 में, तो उसकी जो डिपेंडेंसीज है इन दोनों में से किसी एक में तो होनी ही चाहिए। जो भी हमारी आर टेबल की डिपेंडेंसीज थी, इन दोनों टेबल में से किसी एक टेबल में तो वो प्रेजेंट होनी ही चाहिए, दैट इज नेसेसरी। We do not lose any functional dependency when we decompose the data। कोई भी functional dependency हमारी lose नहीं होनी चाहिए जैसे ही हम tables को further decompose कर रहे हैं। So this is your dependency preservation, मतलब जो भी हमारी functional dependency है वो lose ना हो, हमारी dependency preserve होकर रहे। एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिलेशनशिप है ए बी सी डी विद फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। ए हमारा मतलब बी सी का एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए के साथ। द रिलेशनल आर इज डिकम्पोज इनटू आर वन। तो अभी हमने ऊपर देखा एक रिलेशन आर था जिसे हमने डिकम्पोज करा आर वन में। तो आर वन में हमने लिया, यहाँ पर हमारे पास जो सेट था ए बी और सी डी का सेट था, तो आर वन में हमने ले लिया ए बी सी, आर टू में हमने लिया ए और डी। तो ए क्या हुआ हमारे यहाँ पर, ए अब आप बोलोगे कॉमन है, जी हाँ बिल्कुल कॉमन है क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, विच इज अ डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन है बिकॉज फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन, क्योंकि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमारे इस रिलेशन का पार्ट है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी और ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो इसका पार्ट है हमारी एक रिलेशनशिप का। और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक टेबल को दो टेबल में डिकम्पोज कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक टेबल में उस टेबल की फंक्शनल डिपेंडेंसी जानी चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज योर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होता है, अगर एक ही एलिमेंट दो एक या एक से एक दो या दो से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है जिसमें कि उन दोनों एट्रीब्यूट्स का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज नोन एज योर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। सो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अगर व्हेन इन द रिलेशन फॉर अ सिंगल वैल्यूड ऑफ वन एट्रीब्यूट देयर कैन बी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ टू अदर एट्रीब्यूट्स एंड बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो मतलब
अगर हमारे पास एक यहाँ पर आईडी थी, स्टूडेंट आईडी है, और यहाँ पर है स्टूडेंट की हॉबी, और यहाँ पर है स्टूडेंट का कोर्स। तो स्टूडेंट के कोर्स और स्टूडेंट की हॉबी, जो स्टूडेंट की आईडी है वो हमारी हॉबी के ऊपर, जो हॉबी है वो स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड है, जो कोर्स है वो भी स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड है। मतलब अगर हमें स्टूडेंट आईडी पता होगी तो हम कोर्स निकाल सकते हैं, स्टूडेंट आईडी पता होगी तो हम हॉबी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें हॉबी पता होगी तो क्या हम उसका कोर्स बता सकते हैं? नहीं। तो मल्टी वैल्यूड का मतलब यही है, एक ऐसी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है दोनों चीजों को, जिसमें कि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज का आपस में बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है। सो दिस इज नोन एज योर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है, वही सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर, बस यहाँ पर जो मैंने आपको कोर्स दिया था, यहाँ पर कोर्स की जगह सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज योर ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? इफ एक्स एंड वाई ओवरलैप कॉमनली ऑन देयर यूनियन इक्वल्स टू द होल टेबल। तो अगर एक्स और वाई ओवरलैप कर रहे हैं कॉमनली अपने यूनियन पे, तो उसे हम ट्रिवियल मल्टीपल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलेंगे। नॉन ट्रिवियल क्या होगा? अगर एक्स और वाई सेपरेटेड है और अनरिलेटेड है, मतलब आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस इज नोन एज योर नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो नाउ व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन सिस्टम? तो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस क्या होती है? मतलब नॉर्मलाइजेशन की जगह हम कुछ और चीजों को यूज कर रहे हैं। सो दीज फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग डीबी डेटाबेस परफॉर्मेंस, reducing redundancy, ensuring data integrity, sometime diverging from strict normalization principle। मतलब normalization principles को हम ना फॉलो करते हुए कुछ और टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि redundancy को भी रिमूव कर रहे हैं। तो पहला जो टेक्निक हमारे पास आती है वो है डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? टेबल्स को कंबाइन करना, ताकि हम डेटा को फास्ट रिट्रीव कर सके। तो कहाँ कहाँ ये यूज होता है? जहाँ पर हमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी चाहिए, जहाँ पर परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है। इट आल्सो रिड्यूस रिडंडेंसी। एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेपरेट स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट टेबल कंबाइन इट इनटू द वन टेबल। तो मतलब अलग अलग स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी बनाने की जगह एक ही टेबल में हमने स्टूडेंट की आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों चीजें मेंशन कर दी। सो दिस इज योर डी नॉर्मलाइजेशन। दो छोटी छोटी टेबल्स को एक ही टेबल में डिटरमाइन कर लिया ताकि हम इजीली रिट्रीव कर पाए पूरे डेटा को। तो इसके प्रोज क्या है? फास्टली रीड कर सकते हैं। कॉन्स क्या है? डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। वेयर इट इज यूज, जहाँ डेटा वेयर हाउस और रिपोर्टिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इज योर स्कीमालेस डिजाइन। दूसरी टेक्निक हमारे पास आती है स्कीमालेस डिजाइन। स्कीमालेस डिजाइन की मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अच्छा खासा डिजाइन। तो स्कीमा लेस से हमें पता चल रहा है कि कोई फिक्स डिजाइन नहीं है। सो नो फिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट है जेसन की तरह। तो कहाँ ये यूज होता है? अनस्ट्रक्चर और फ्रीक्वेंटली चेंज डेटा में इट इज यूज। एग्जांपल, स्टोर अ कस्टमर एंड देयर ऑर्डर इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। मतलब जो कस्टमर है उसका ऑर्डर भी और दोनों चीजें सिंगल डॉक्यूमेंट में, उसका ऑर्डर भी और कस्टमर की डिटेल दोनों चीज हमने एक ही जगह सेव करके रख लिया। उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। सो व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? फ्लेक्सिबल है, इजीली स्केल कर लेता है। और जिसके डिसएडवांटेज है वो क्या है? कि क्वेरी जो है वो हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर हमें डेटा को फेच करना होगा तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्वेरी लिखना उसका बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। एजाइल डेटाबेस डिजाइन, अगली टेक्निक हमारे पास आती है एजाइल डेटाबेस डिजाइन। एजाइल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल डिजाइन एंड ऐड फीचर एज नीडेड ओवर टाइम। तो ये क्या करता है? एक सिंगल डिजाइन से शुरू करता है, एक छोटे से डिजाइन के साथ शुरू करता है। जैसे इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जैसे इसके पास नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, नई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करता चला जाता है टाइम टू टाइम। तो वेर इट इज यूज इन रैपिडली चेंजिंग प्रोजेक्ट टाइम स्टार्टअप्स। तो रैपिडली चेंजिंग प्रोजेक्ट टाइम स्टार्टअप्स में इट इज यूज। एग्जाम्पल क्या है? इट बिगिंस विद जस्ट अ यूजर टेबल। एक यूजर टेबल से स्टार्ट होता है और बाद में हम उसमें यूजर का ऑर्डर, यूजर का एड्रेस, हम बाकी सारी चीजें ऐड करते चले गए। एडवांटेजेस क्या है इसके? इट अडाप्ट टू न्यू रिक्वायरमेंट क्विकली, नई नई रिक्वायरमेंट्स को इजीली अडाप्ट कर पाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मे नीड नेटवर्क लेटर, बाद में से नेटवर्क चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से कुछ चीजें डिसाइड नहीं करी, अब हमें बाकी और चीजें ऐड करनी है, लेकिन यहाँ पर स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। सो नेक्स्ट इज योर ग्राफ बेस्ड डिजाइन। ग्राफ बेस्ड डिजाइन क्या है? हमारी जो डेटा है उसे नोड्स और एजेस की फॉर्म में स्टोर करेगा। where it is used where highly interconnected data like जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल, यूजर नोट कंस्ट्रक्टेड टू फ्रेंड्स और पोस्ट नोट्स।
एडवांटेजेस क्या है कि बहुत ज्यादा ग्रेट रिलेशनशिप होती है, हेवी क्वेरीज हैं। इट इज नॉट आइडियल फॉर स्टैंडर्ड टेबुलर डेटा, स्टैंडर्ड टेबुलर डेटा के लिए ये बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। फॉर द नोट्स you can check the description box. And guys, a very special information to you, if you guys wanted me, if you guys want कि मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज लेकर आऊँ सारे के सारे सब्जेक्ट्स की, तो प्लीज कमेंट यस फॉर दैट। प्लीज कमेंट कि यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आओ, तो मैं बहुत एग्जाम से पहले मैं ट्राई करूंगी कि सारे सब्जेक्ट्स की, सारी यूनिट्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज मैं एक लेकर आऊँ।